नमस्कार। आज हम बौद्ध साहित्य की दुनिया में उतर रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, यहाँ तक के इतिहास को समझने का एक बहुत जरूरी जरिया है। हमारे पास जो स्रोत है वो दिखाते हैं कि ये साहित्य कितना फैला हुआ है, कितना विविध है। और हाँ, ये कई परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, इनके लिए भी ये विषय बहुत महत्व रखता है। तो चलिए इस ज्ञान सागर में थोड़ी गहराई तक जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध के उपदेश शुरू में लिखे नहीं गए थे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से, मतलब याद करके सहेजे गए। अच्छा, लिखे नहीं गए थे? जी नहीं, शुरुआत में नहीं। पहली बार इन्हें लिखित रूप मिला श्रीलंका में, लगभग पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास, ताड़पत्रों पर। वहीं से असल में ये साहित्यिक यात्रा शुरू होती है। तो इस विशाल साहित्य की नींव कहाँ से शुरू करें? शायद त्रिपिटक से। हाँ, बिल्कुल। त्रिपिटक यानी 3 पिटारे। ये पाली भाषा में है और बौद्ध धर्म के बिल्कुल मूल ग्रंथ हैं। सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक, इसमें क्या है? इसमें है भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम कायदे, अनुशासन, और संघ, मतलब जो मठवासी समुदाय था वो कैसे काम करेगा, उसकी पूरी कार्य प्रणाली। ठीक है, नियम हो गए। और दूसरा पिटक है सुत्त पिटक। अच्छा। इसमें बुद्ध और उनके जो मुख्य शिष्य थे उनके उपदेश और संवादों का संग्रह है। और जो मशहूर धम्मपद है ना, नैतिक शिक्षाओं वाला, हाँ, सुना है। वो इसी सुत्त पिटक का हिस्सा है। फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये थोड़ा कह सकते हैं दार्शनिक किस्म का है। अच्छा, दर्शन मतलब इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, मन कैसे काम करता है, ज्ञान क्या है, इस सब का गहरा विश्लेषण है। समझ गए। तो नियम, उपदेश और दर्शन। लेकिन मैंने सुना है इसमें बड़ी दिलचस्प कहानियां और संवाद भी हैं। उनका क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ जातक कथाएं बेहद खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जातक कथाएं? ये बुद्ध के जन्मों वाली? वही, करीब 550 कहानियां हैं बुद्ध के पिछले जन्मों की। लेकिन इनकी खासियत सिर्फ नैतिक शिक्षा देना नहीं है। असल में ये उस जमाने के आम जीवन की, समाज की एक अनमोल झलक देती हैं। आम जीवन के कैसे? जैसे व्यापार कैसे होता था, खेतीबाड़ी कैसी थी, समाज के रीति रिवाज क्या थे, ये सब इन कहानियों में दिखता है। कई बार तो इनमें वो बातें पता चलती हैं जो बड़े बड़े शिलालेखों में भी नहीं मिलती। अरे वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। और वो एक संवाद वाले ग्रंथ का भी जिक्र आता है ना? हाँ, वो है मिलिंद पन्हो, मतलब मिलिंद के प्रश्न। इसमें एक यूनानी राजा थे, मिनांडर, जिन्हें पाली में मिलिंद कहा गया। यूनानी राजा? भारत में, जी हाँ, पश्चिमोत्तर भारत में। तो उनके और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, उनके बीच बड़े गहरे दार्शनिक सवाल जवाब हैं। ये किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि 2 अलग अलग संस्कृतियों, भारतीय और यूनानी, के बीच बौद्धिक संवाद का, समझ का एक अद्भुत उदाहरण है। कमाल है। तो ये ग्रंथ हमें समाज और दर्शन दिखाते हैं। अब अगर इतिहास के नजरिए से देखें तो कौन से ग्रंथ अहम हैं? इतिहास के लिए हमें थोड़ा दक्षिण जाना होगा, श्रीलंका। वहाँ पाली भाषा में लिखे 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश? हाँ, दीपवंश श्रीलंका का सबसे पुराना इतिहास ग्रंथ माना जाता है और महावंश तो एक तरह का महाकाव्य ही है। ये ना सिर्फ श्रीलंका का इतिहास बताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि सम्राट अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक का जिक्र है इनमें? बिल्कुल। कैसे उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए, इन सब घटनाओं का विस्तार से जिक्र है। भारत से बौद्ध धर्म कैसे बाहर फैला, इसे समझने के लिए ये बहुत जरूरी स्रोत है। संस्कृत में भी ग्रंथ हैं, जैसे अशोक वदन, जो अशोक के जीवन पर काफी रोशनी डालते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये साहित्य पाली से शुरू हुआ, फिर संस्कृत तक पहुंचा, और फिर तो शायद और भी भाषाओं में गया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाद में, खासकर जब महायान शाखा का विकास हुआ, तो संस्कृत में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे ललित विस्तर। इसमें बुद्ध के जीवन का बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। अच्छा। और फिर इन ग्रंथों का तिब्बती और चीनी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी से बौद्ध धर्म और दर्शन पूरे एशिया में फैला। और इसी सिलसिले में हमें फाहियान और हुएनसांग जैसे चीनी यात्रियों के विवरण मिलते हैं ना। हाँ, उनके यात्रा वृत्तांत। वो इसी वजह से अहम है क्योंकि वो उस समय के भारत के बारे में हमें सीधी जानकारी देते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो बौद्ध साहित्य सिर्फ मतलब पूजा पाठ या धर्म का साहित्य नहीं है। ये तो इतिहास, दर्शन, समाज, संस्कृति, सब का एक मिला जुला खजाना है। तो हमने देखा कि बौद्ध साहित्य कितना गहरा और कितना फैला हुआ है।
त्रिपिटक की दार्शनिक नींव से लेकर जातक कथाओं में आम लोगों की जिंदगी की झलक, और फिर महावंश जैसे ग्रंथों में इतिहास के सूत्र, ये सब मिलके एक बहुत बड़ी मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये ज्ञान सिर्फ कह सकते हैं अकादमिक या परीक्षा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी दिखाता है कि उस दौर में लोग कैसे सोचते थे, कैसे अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत होती थी, संवाद होता था, जीवन को देखने का नजरिया क्या था। सही कहा। और ये हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि जैसे मिलिंद पन्नों में हमने देखा, दो एकदम अलग संस्कृतियों, अलग पृष्ठभूमियों के लोग तर्क और सम्मान के साथ इतने गहरे सवालों पर बात कर सके। क्या उसी तरह के संवाद के तरीके, वही भावना, आज की हमारी इतनी बंटी हुई दुनिया में अलग-अलग नजरियों को करीब लाने में कुछ मदद कर सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।